का जो वीडियो है वो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोजनेशन और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं 50, उससे ज़्यादा वैरायटी पॉसिबल है ही नहीं। राइट, तो इसका मतलब अगर आपने ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और कोई भी बुक को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजनेशन है बेसिकली ये क्या है, एक सिन एडिशन है। ठीक है, सिन एडिशन है, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान रखना, हाइड्रोजनेशन इज रिएक्शन विद H2। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट आप ऐसा मान के चलिएगा, बाय डिफॉल्ट जो है H2 आपको हाइड्रोजनेशन एक्सेस में मानना है, इज इन एक्सेस। मतलब जब तक नहीं लिखा हुआ है कि 1 मोल है या 2 मोल है, जब तक मोल्स मेंशन नहीं किया है, आप मान के चलेंगे H2 के आपके पास सफिशिएंट मोल्स है, बहुत सारे मोल्स हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्कीन का H2 के साथ रिएक्शन पे क्या होगा। सिंपल एल्कीन बन जाएगा CH3 होता क्या है, ये जो H2 है इसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों कार्बन को अप्रोच करेंगे कुछ इस तरीके से। राइट, सिंपल बोल सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ 1 मोल H2 ही चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मोल यूज हुआ तो आप बोल दोगे कि 1 मोल H2 जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। राइट, ठीक है। सेकंड जो है एल्काइन है, एल्काइन है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि H2 एक्सिस में है, मतलब पहले एक पाई बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली मिलेगा एल्केन ही। राइट, बट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपको कितना 2 मोल H2 यूज हुआ। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एल्काइन दिया हुआ है बट 1 मोल ही H2 दिया हुआ है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया। राइट, क्लियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही पाई बॉन्ड है और एक ही पाई बॉन्ड है और H2 लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट हमें सिर्फ एक ही मोल की जरूरत है, तो ठीक है ये सिंपल एल्केन बन गया, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट होते हैं अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जो आपको एल्कीन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एसिस एल्कीन। राइट, सिस एल्कीन, और जो H2 है हाइड्रोजनेशन है वो क्या है, सिन एडिशन है। तो आपको पता होगा, मैंने मैंने सिन एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री पे एक वीडियो बनाया था जिसमें शॉर्टकट बताया था CSM and TSR। राइट, कि सिन एडिशन में सिस पे सिन एडिशन मीजो देता है, ट्रांस पे सिन एडिशन रेसिमिक देता है। क्योंकि ये सिस पे सिन एडिशन है तो मीजो मिलेगा, बट मीजो तभी मिलेगा जब सिस एल्किन सिमेट्रिकल हो और जिसका एडिशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे H2 का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल है। समझ में आता है। तो आप एक काम कीजिए, सिस प्लस सिन एडिशन है तो मीजो जैसा कुछ बना दीजिए, पहले बनाइए फिर चेक करेंगे हम। मीजो में क्या होता है ना, मीजो जैसे में क्या होता है, ऊपर भी यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। ठीक है, दोनों ग्रुप जो होंगे सेम साइड आएंगे, क्लोरीन दोनों सेम साइड ही होते हैं। राइट, और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ऐसा बना दिया हमने। राइट, हम ये नहीं जानते कि ये मीजो है नहीं है, हमने बना दिया। अब आप चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ये जो एक्सिस है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल ये पीओएस है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या मिला आपको, मीजो मिल गया। ठीक है, इतना क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला ट्रांस है, ट्रांस पे सिन एडिशन क्या देता है आपको, रेसिमिक मिक्सचर देगा TSR। तो रेसिमिक मिक्सचर के लिए आपको कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे CH3 लिख दिया आपने, यहाँ पे ये CH3 हो गया। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे अगर ये D है, ठीक है, तो ये D इधर होगा और हाइड्रोजन से H2 से 2 हाइड्रोजन होंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे। राइट, और इसी का जो मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, वो दिखेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, ये D आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इस D का मिरर इमेज ये हो गया, इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज ये हो गया, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले डी का यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपको क्या मिला, हमें मिला रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर मिला। ठीक है, जिसको भी ये CSM और TSR नहीं समझ में आया है वो सिन एडिशन स्टीरियो केमिस्ट्री पे बेस्ड मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एल्काइन है। राइट, ये हमारा एल्काइन है और एल्काइन में मेंशन नहीं किया है H2 की कितना मोल है, तो हम बाय डिफॉल्ट एक्सेस में मानेंगे, और एक्सेस में मानेंगे तो क्या बना देंगे, तो हम क्या एल्कीन बना देंगे। ठीक है, तो ये एल्कीन बना दिया मैंने। क्लियर होता है। आपसे बोला जाए आप क्या बोलोगे कि 2 मोल H2 यहाँ पे यूज हुआ है। राइट, सिंपल सिंपल सी बात है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्काइन है बट एक ही मोल दिया हुआ है, और आपको पता है कि H2 जो है हाइड्रोजनेशन है वो सिन एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अप्रोच करेंगे। इसका मतलब सिर्फ आपको पता है कि एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा तो बनेगा तो एल्कीन, राइट। बट एल्कीन कौन सा बनेगा? एल्कीन बनेगा सिस वाला एल्कीन। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट। इतना क्लियर होता है। तो ध्यान रखना सिर्फ आपको सिस एल्कीन बनेगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, तो आप सिर्फ बोलेंगे 1, क्योंकि सिस एल्कीन ही बन रहा है, ट्रांस बनेगा नहीं यहाँ पे। समझ में आता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। देखो H2Ni लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे मोल्स हैं आपके पास, तो दो पाई बॉन्ड है, दोनों को ही आप रिड्यूस कर दीजिए। बहुत ही सिंपल हो गया, एल्केन हो गया, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका क्वेश्चन सेम है, बट देखो एरो के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है 1 मोल H2, इसका मतलब एक ही पाई बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा तो कौन सा पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा आपको ये सोचना है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दो पाई बॉन्ड थे तो मुझे 2 मोल H2 चाहिए था, बट यहाँ पे एक ही मोल H2 दिया हुआ है, इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई है H2 का, ऐसा बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ H2 है, राइट। इतना क्लियर होता है। तो ध्यान रखना जब भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ H2 है तब आपको क्या करना है, तब आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन होगा, फर्स्ट एडिशन टेक्स प्लेस फर्स्ट एडिशन टेक्स प्लेस ऑन मोर रिएक्टिव पाई बॉन्ड, ठीक है। मोर रिएक्टिव पाई बॉन्ड पे होगा। मोर रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो है ये किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में है, मतलब एल्कीन है, तो एल्कीन का स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। इतना समझ में आता है? तो चलिए बात करते हैं। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस वाले पाई बॉन्ड पे ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इतना समझ में आता है? ठीक है। इस वाले पाई बॉन्ड का आप चेक करोगे तो सिर्फ यही वाले हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। लेस स्टेबल कौन सा है? 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला। जो लेस स्टेबल होता है वही मोर रिएक्टिव होता है, वही रिएक्ट करेगा। इसलिए सिर्फ जो टर्मिनल वाला पाई बॉन्ड है वही रिएक्ट करेगा, ये एज इट इज रह जाएगा। इतना समझ में आता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। पहले 1 इक्विवेलेंस H2, देखो ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, 1 इक्विवेलेंस H2 मतलब 1 मोल ही H2 लिया हुआ है, तो एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है या लेस स्टेबल है। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। इस वाले पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 1, तो टोटल कितने हो गए इसके पास? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। इस वाले पाई बॉन्ड के लिए तो सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक ही होगा। चलिए तो बताइए फिर कौन लेस स्टेबल है? जिसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है और वही रिएक्ट करेगा। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा? फाइनली आंसर ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, बाय और वाला पाई बॉन्ड रिड्यूस हो चुका है, फाइनल आंसर ये मिलेगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है H2Ni, कुछ मेंशन नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट आप एक्सिस मानेंगे। दोनों के दोनों पाइप बॉन्ड जो है आपको रिड्यूस कर देने हैं, ठीक है। एक साइक्लो एल्केन बन जाएगा। क्लियर होता है? चलिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक और है। H2Ni का 1 इक्विवेलेंस लिया है, दोनों पाई बॉन्ड में से वो रिड्यूस होगा जो लेस स्टेबल है। इस वाले पाई बॉन्ड पे से कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ, जो कि यहाँ से आ रहे हैं। और इस वाले पाई बॉन्ड पे 3 यहाँ से है, 3 यहाँ से है, 2 यहाँ से है, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। रिएक्ट कौन करेगा? जो लेस स्टेबल है, मतलब राइट वाला पाई बॉन्ड या टर्मिनल पाई बॉन्ड करेगा। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट केस। देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये केस है कॉन्जुगेटेड डाइइन का, राइट। कॉन्जुगेटेड डाइइन जो होता है, ध्यान रखना उसके अंदर हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो किस तरीके से होता है? 1 और 4 वाले कार्बन पे, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन अप्रोच करते हैं, और पाई बॉन्ड जो है बीच में यहाँ पे बनता है। और ये जो है इसके जो मैकेनिज्म है उसके अंदर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 6 MCTS, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। हम यहाँ मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि कॉन्जुगेटेड डाइन में जो जो 4 कार्बन इन्वॉल्व हैं उसके चारों फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है और पाई बॉन्ड को बीच में शिफ्ट कर देना है, जैसा कि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ।
समझ में आता है? तो देखिए पहले वाले में H2Na लिखा हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, बहुत सारा H2 है, मतलब कितना चाहिए, 2 मोल्स चाहिए, 2 मोल्स। तो आप 2 मोल यूज करके क्या बना देंगे, पहले तो आप सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि पहले वाले में तो आपको सोचना ही नहीं है कि पहले वाले में क्या, पहले वाले में तो एल्केन बन जाएगा, H2Na हीटिंग एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना, आपने 2 मोल H2 को यूज किया यहाँ पे। ठीक है, और नीचे सिर्फ एक ही मोल लिखा हुआ है या एक ही इक्विवेलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन है। जब एक ही इक्विवेलेंस के साथ ये रिएक्ट करता है, तब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, वो बनेगा सिस एल्कीन, वो बनता है सिस एल्कीन बनता है। इतना क्लियर होता है, ये बनेगा सिस एल्कीन। ठीक है, कैसे हुआ सिस एल्कीन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ आपको, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा तो फिर एक ही पाई बॉन्ड रहेगा, और उसके अबाउट आपको सिस और ट्रांस में से सिस ही मिलेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, H2Na। ये सी क्या है, सी यहाँ पे सी से मतलब है ग्रेफाइट लिखा हुआ है। ये ग्रेफाइट जो है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ग्रेफाइट क्या करता है, देखिए जब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, आप मेटल को यूज करते हैं, मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो भी जाके एडजॉर्ब होता है। ठीक है, जब आप मेटल की सरफेस को ग्रेफाइट से पॉलिश कर देंगे, जब आप मेटल की सरफेस को ग्रेफाइट से पॉलिश कर देंगे, तो उस केस में क्या होता है कि जो मेटल की सरफेस है उसकी रिएक्टिविटी, या फिर इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इस रिएक्शन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो कार्बन यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन की इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए है, बाकी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको सिंपल एल्केन ही मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा फास्ट रेट से मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ग्रेफाइट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 14 और 15 क्वेश्चन जो है उसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है और बेरियम सल्फेट लिखा है। जब आप इसकी पॉलिशिंग करते हैं मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है, तो रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाती है, रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाती है। और ध्यान रखना, इन केसेस में जब आप कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट की पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो रिएक्शन की रेट इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो सिर्फ एल्काइन को ही रिड्यूस करता है। किसको, सिर्फ एल्काइन को ही रिड्यूस कर पाता है। इसीलिए देखिए मैंने सिर्फ एल्काइन ही लिखा, इतना क्लियर होता है। और एल्काइन को रिड्यूस भी देखिए, जब आप एल्काइन का रिएक्शन जब 2 मोल H2 के साथ होता है तो एल्केन बन जाता है, राइट, डायरेक्टली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइन जो है सिर्फ एल्काइन ही रिड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो रिडक्शन है इसमें रेट डिक्रीज हो जाता है, इतना डिक्रीज हो जाता है कि एल्काइन से सिर्फ रिएक्शन एल्कीन पे ही जाके रुक जाएगा, एल्कीन से आगे रिएक्शन होता ही नहीं है। तो एल्काइन से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे एल्कीन लिखेंगे। और दोनों हाइड्रोजन क्योंकि सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आपको सोचना ही नहीं है, सिस एल्कीन ही बनेगा हमेशा। तो क्या बना दिया मैंने, R1C हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड CR2, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे सिस एल्कीन। इतना क्लियर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी बिल्कुल ऐसा ही है, बेरियम सल्फेट भी वही करेगा जो जो कैल्शियम कार्बोनेट ने किया है। ये भी क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है। समझ में आता है इतना। देखिए इन दोनों को, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं, इनको आप बोलते हैं, इनको बोला जाता है पॉइजनिंग कैटालिस्ट। पॉइजनिंग कैटालिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, इतना डिक्रीज कर देते हैं कि एल्कीन एडजॉर्ब ही नहीं होता है सरफेस पे, एल्कीन सरफेस पे एडजॉर्ब ही नहीं होता है, सिर्फ एल्काइन ही रिएक्शन करता है। इतना क्लियर होता है, ठीक है। और ये दोनों ही रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज किया गया है H2PT, H2PT with कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ S8, और IQ यहाँ पे क्या है, IQ मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पे है आइसोक्विनोलिन। ठीक है, आइसोक्विनोलिन क्या मतलब है इसका, कि हाइड्रोजन एल्काइन का रिएक्शन H2 के साथ करवाया जा रहा है, मेटल की सरफेस को कैल्शियम कार्बोनेट से पॉलिश किया गया है, और प्रेजेंस और कैटलिस्ट के फॉर्म में लिया गया है S8 और आइसोक्विनोलिन। तो उससे क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, सिर्फ एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, इसमें जो रिएजेंट यूज लिया गया है, इन रिएक्शंस को बोला जाता है, या इन कैटालिस्ट को बोला जाता है लिंडलार कैटालिस्ट, इनको बोला जाता है लिंडलार कैटालिस्ट।
समझ में आता है? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से बता दूं, जो लिंडलार कैटालिस्ट है वो एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बनाता है और वो भी सिस एल्कीन बनाता है। इन शॉर्ट ये फाइनल हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा रिएक्शन H2PT कैल्शियम कार्बोनेट या फिर BaSO4 करते हैं, वैसा ही Na2B भी करता है, वैसा ही सेम रिएक्शन करता है। इसको आप बोलते हैं निकल बोराइड। निकल बोराइड, ये भी बिल्कुल सेम ही रिएक्शन करता है। और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सिस एल्कीन ही मिलेगा। समझ में आता है? यहाँ पे भी आपको कौन सा मिलेगा, सिर्फ सिस एल्कीन ही मिलेगा। इतना क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। PtCaCO3 पॉइजनिंग कैटालिस्ट है, क्या एल्कीन के साथ रिएक्शन होता है उसका? नहीं होता है। एल्कीन के साथ पॉइजनिंग कैटालिस्ट का रिएक्शन ही नहीं होता है, वो सिर्फ एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है और कुछ भी नहीं करता है। समझ में आता है? तो नो रिएक्शन लिख दिया सीधा। ओके, चलिए अब चलते हैं फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सिस फॉर्म है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या है, सिन एडिशन है। तो सिस पे सिन एडिशन क्या देता है, मीजो देता है। मीजो जैसा कुछ बनाइए। मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। मीजो में क्या होता है ना, दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो ब्रोमीन ब्रोमीन रहेंगे कार्बन पे जुड़े हुए, राइट। और क्योंकि दो हाइड्रोजन आके जुड़ रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन को भी लिख दिया। अब देखिए क्या ये जो एक्सिस है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ब्रोमीन का मिरर इमेज ब्रोमीन मिल रहा है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मिल रहा है, मिथाइल का मिथाइल मिल रहा है। तो पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा। अगर पीओएस प्रेजेंट नहीं होता तो 100% रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा गाइस, इतना ध्यान रखना। ओके, चलिए फिर से अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ट्रांस है। ट्रांस पे सिन एडिशन क्या देगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर देगा। तो डायरेक्टली लिख देना है रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ पे ये ब्रोमीन हो गया, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर ब्रोमीन आएगा, इधर हाइड्रोजन। और जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका जो इमेज है, ठीक है, इसका इमेज आप लिख सकते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए तो क्या मिला आपको, आपको मिला रेसिमिक मिक्सचर। इतना क्लियर होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, सिस फॉर्म में दिख रहा है, राइट। तो सिस पे सिन एडिशन से क्या मिलेगा, मीजो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जिस पे पाई बॉन्ड है उस पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मान लो कि दोनों हाइड्रोजन जो है, मान लो कि दोनों हाइड्रोजन अंदर से अप्रोच कर रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन अंदर से अप्रोच करेंगे तो मिथाइल बाहर आ जाएंगे। जब दोनों हाइड्रोजन बाहर से अप्रोच करेंगे तो मिथाइल अंदर चले जाएगा। क्या दोनों कंपाउंड अलग हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो जैसे एक कंपाउंड बनाया पता चल गया कि इस वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये मीजो है। मीजो है मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपाउंड आपको मिलेगा। इतना क्लियर होता है? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रांस है, राइट। किसके रिस्पेक्ट में, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। ट्रांस पे सिन एडिशन क्या देता है, रेसिमिक देता है, TSR, जो कि शॉर्टकट है हमारा। तो ट्रांस के लिए आप क्या करेंगे, ET लिखा वहां पे, आपने यहाँ पे मिथाइल लिखा, ठीक है। ये ब्रोमीन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर ब्रोमीन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और फिर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, रेसिमिक मिक्सचर जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आता है? आई होप 22 क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो शायद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। चलिए तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये भी ट्रांस है। ट्रांस पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस पे जो सिन एडिशन है वो रेसिमिक देता है, राइट। बट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह D2 है, फर्क नहीं पड़ता गाइज। अभी भी क्या होगा, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये Me लिखा मैंने यहाँ पे, ये Me लिखा। क्वेश्चन में दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट आएंगे क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और D जो है इधर आके ऐड हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं कि इसका दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, तो मैं दूसरे को इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस माइनस लिख दिया मतलब दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा, इसका मिरर इमेज भी मिलेगा। पूछा जाए इस क्वेश्चन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे या कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। और दोनों में क्या रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, उनको आप रेसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। समझ में आता है? 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिन सिस फॉर्म है, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सिस है। सिन एडिशन होगा, मीजो मिलेगा क्या। देखो सिस फॉर्म के साथ सिन एडिशन पे मीजो तभी मिलता है जब सिस जो है सिमेट्रिकल हो, ठीक है। सिन एडिशन मतलब जिसका एडिशन हो रहा है उसमें दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, जैसे D2 में D और D दोनों सेम है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या जो
क्या जो सिस एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक साइड इथाइल होगा, एक साइड मिथाइल होगा, दो कार्बन है, ठीक है। क्योंकि मीजो जैसा बनना चाहिए था, तो मीजो में क्या होता है, दोनों ग्रुप सेम होते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होते हैं, तो हाइड्रोजन सेम साइड हो गए और दोनों डी सेम साइड आ गए। अब आप चेक करो, अब आप चेक करके बताइए, क्या ये पीओएस है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इथाइल और मिथाइल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि प्लस माइनस दो प्रोडक्ट बनेंगे और फाइनली क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा गाइस। शायद समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिर से एक और क्वेश्चन पे। निकल बोराइड की मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। निकल बोराइड क्या करता है, ये पॉइजनिंग कैटालिस्ट जैसा ही काम करता है, सिर्फ एल्काइन को रिड्यूस करेगा गाइस। तो एल्काइन को रिड्यूस करेगा मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है सिर्फ वही क्या होगा, सिर्फ वही जो है रिड्यूस होगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बना के बताता हूँ, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन बन जाएगा। समझ में आता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कॉन्जुगेटेड डाइईन का केस है, सिर्फ 1 मोल H2 लिया हुआ है। आपको पता है 6 MCTS मैकेनिज्म फॉलो होगा और क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। हम देख चुके हैं पहले ही ये सिस एल्कीन जो है। हाइड्रोजनेशन में आपको पता होना चाहिए सिर्फ 4 MCTS बनता है और 6 MCTS बनता है। 6 MCTS तभी बनेगा जब कॉन्जुगेटेड डाइईन है आपके पास, ठीक है। 27 भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको पता है कि ये भी कॉन्जुगेटेड डाइईन वाला केस है। ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइईन वाला केस है, आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड बीच में आ गया और आपको मिलेगा सिस फॉर्म ही, तो इधर दोनों साइड इथाइल ग्रुप होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। इथाइल ग्रुप आ जाएगा इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, ये भी सिस एल्कीन बन गया। इतना क्लियर होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फिर से कॉन्जुगेटेड डाइईन का सीन आ गया। एक ही मोल है तो क्या होगा, पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा, या पाई बॉन्ड आ गया और ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। वहां भी 1 मोलर कॉन्जुगेटेड डाइईन का सीन है। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन का सीन है तो पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड आपका बीच में आ गया। इतना क्लियर होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मोल H2 लिखा हुआ है, Pt लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये भी देखिए कॉन्जुगेटेड डाइईन का केस है। बट आप देखिए कि जो पाई बॉन्ड है, राइट, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइईन का केस है। कॉन्जुगेटेड डाइईन का केस है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा। पाई बॉन्ड बीच में आएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। ये जो पाई बॉन्ड है वो बीच में आ गया है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इतना क्लियर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31, क्या कॉन्जुगेटेड डाइईन का केस है? बिल्कुल नहीं है, कॉन्जुगेटेड डाइईन का नहीं है। मतलब 1 मोल H2 दिया हुआ है, दोनों पाई बॉन्ड में से वही रिएक्ट करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करो, 2 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। इसके लिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इस वाले पाई बॉन्ड पे आ गए टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब रिएक्ट करेगा जिसके पास, सॉरी, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है वही रिएक्ट करेगा। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 इक्विवेलेंस ऑफ H2 मतलब 1 मोल H2 है। आपके पास 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, बट आपको पता है कि लेफ्ट वाला रिंग एरोमेटिक है, राइट वाला रिंग एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो एरोमेटिसिटी गेन करना चाहते हैं या वो नॉन एरोमेटिक बनना चाहते हैं। तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में जो पाई बॉन्ड है वो हाईली अनस्टेबल है, तो वो एक रिएक्ट कर जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख सकते हैं जो 6 मेंबर रिंग है वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही एरोमेटिक है, बट बीच वाली जो रिंग्स है सभी क्या है, एंटी एरोमेटिक। जो 4 मेंबर रिंग है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और 2 मोल H2 दिया हुआ है, मतलब अगर आप इन दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करा दें, अगर आप इन दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करा दें तो देखिए जो एंटी एरोमेटिसिटी है ना वो खत्म हो जाएगा गाइस। आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड अगर ये चला गया तो एंटी एरोमेटिसिटी ही खत्म हो गया। अब कंपाउंड कितना स्टेबल लग रहा है, राइट। यहाँ ये वाला रिंग एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल लग रहा है। तो समझ में आया कि दोनों मोल H2 कहाँ पे यूज हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2 पाई बॉन्ड है, 1 मोल H2 है। एक 6 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड है, एक 4 मेंबर रिंग में पाई बॉन्ड है। आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी स्मॉल साइज रिंग होता है उसके अंदर पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो स्मॉल साइज रिंग में क्योंकि पाई बॉन्ड अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल होता है उसी का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, तो रिएक्टिविटी 4 मेंबर में
जो पाई बॉन्ड है उसकी ज्यादा होगी तो सिर्फ वही रिएक्ट करेगा और फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए 35 में देखिए, आप दोनों पाई बॉन्ड को ध्यान से देखिए। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ट्रांस में है, आप देख सकते हैं दोनों मिथाइल ग्रुप को। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इसका सिस फॉर्म देखने को मिल रहा है, आप दोनों हाइड्रोजन को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। और ट्रांस वाले में दोनों हाइड्रोजन को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता है कि ये जो मैंने हाइड्रोकार्बन बनाया है ये कितना है, ये 10 मेंबर रिंग है, राइट। ये कितना है, 10 मेंबर है, 10 कार्बन है इसमें। आपको पता होना चाहिए कि 10 मेंबर रिंग में सिस फॉर्म जो है वो ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है, समझ में आ रहा है। और 11 मेंबर रिंग के बाद में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था मैंने। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि 10 मेंबर रिंग है, सिस ज्यादा स्टेबल है, तो सिस रिएक्ट नहीं करेगा, जो ट्रांस है सिर्फ वही रिएक्ट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ट्रांस रिएक्ट करेगा, मतलब जो सिस वाला पाई बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बीच में बना दिया है, तो जो सिस वाला पाई बॉन्ड है, राइट, सिर्फ आप उसी का रिएक्शन करवाइए। ठीक है, सॉरी सिस ज्यादा स्टेबल है तो जो ट्रांस वाला पाई बॉन्ड है आप उसी का रिएक्शन करवाइए, तो ये सिस तो ऐसे ही रहेगा, जो ट्रांस वाला है वो रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, समझ में आता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दो पाई बॉन्ड दिए हुए हैं। ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये सिस फॉर्म में है, ये वाला पाई बॉन्ड ट्रांस फॉर्म में है। कितना मेंबर रिंग है आप इसको काउंट कीजिए। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये 12 मेंबर रिंग है गाइस। तो 12 मेंबर रिंग में आपको पता है, अभी मेंशन किया, अभी बताया मैंने कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस फॉर्म से। तो क्योंकि सिस कम स्टेबल है तो सिस वाला पाई बॉन्ड ही रिएक्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और सिस वाला पाई बॉन्ड रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ जनरल फंक्शनल ग्रुप पे हम देखेंगे कि H2PT का क्या रिएक्शन होता है। देखिए H2 क्या करता है, उस पाई बॉन्ड के दोनों एटम को हाइड्रोजन देता है, राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड्रोजन आप दे दीजिए, तो क्या बनेगा, R1, यहाँ पे CH बनेगा, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH आ गया। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1CH2OH, राइट। क्या बन गया आपके पास मिल गया एल्कोहल गाइस, राइट। ठीक है, सेकंड में चेक करते हैं, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दीजिए, इस कार्बन को हाइड्रोजन दीजिए, क्या मिलेगा, R1, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, फिर से आपको एल्कोहल ही मिलेगा, राइट। बट ध्यान रखना ये 2 डिग्री एल्कोहल है और जो पहले मिल रहा था 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल की डिग्री कैसे चेक करते हैं, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये 1 डिग्री था, यहाँ पे OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है, इसलिए एल्कोहल का डिग्री भी 2 लिखा मैंने। आई होप क्लियर हुआ होगा। साइनाइड जो है वो H2 के साथ रिएक्शन करके उसको 1 डिग्री अमीन्स में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान रखना आप, क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन्स बनेगा गाइस। और जो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड कन्वर्ट कर देता है उसको 2 डिग्री अमीन में। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 2 डिग्री अमीन, ये भी आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और नाइट्रो ग्रुप जब H2Na के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रो का रिडक्शन हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमीन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक इक्विवेलेंस H2 दिया है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो बीच वाला रिंग है उसमें आप देखिए पाई सिग्मा पाई, जो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दो पाई बॉन्ड, क्या कॉन्जुगेटेड हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि वो दोनों कॉन्जुगेटेड जो है, कॉन्जुगेटेड पे जब एक ही इक्विवेलेंस होता है तो क्या होता है, पाई बॉन्ड बीच में आ जाता है। तो देखो मैं पाई बॉन्ड को बीच में ही बना दिया, एक इक्विवेलेंस था तो पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है पहले और चौथे कार्बन पे आ जाता है, ऐसा हो गया। लेफ्ट वाला जो रिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट वाले रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही आपने देखा इस कंपाउंड को आपको पता चला कि इस कंपाउंड में एक्चुअली में जो लेफ्ट वाला रिंग है वो एरोमेटिक है, राइट वाला रिंग भी एरोमेटिक है, दोनों में कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को एज एग्जाम्पल कि इस कंपाउंड में जो बीच वाला रिंग है उसके दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं, उस पे एडिशन होगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्जुगेटेड वाला सीन है, तो आपको क्या करना है, 1 और 4 पे एडिशन करना है। 1 और 4 पे डी का एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वलेंस D2 लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डी आके जुड़ गया, यहाँ पे डी आके जुड़ गया, ये फाइनल आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब बाकी की जो 7 क्वेश्चन है बेसिकली ये है अजाइन रिडक्शन से रिलेटेड, या इसको अजीन रिडक्शन भी बोलते हैं।
अजीन रिडक्शन जो है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल हाइड्रोजनेशन जैसा ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके क्वेश्चंस मैंने कंसिडर किए हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट आप यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ उतना ध्यान रखिए कि जो अजाइन रिडक्शन है वो सिर्फ एल्कीन और एल्काइन के लिए होता है गाइस, वो सिन एडिशन है। ठीक है, तो देखिए 44 क्वेश्चन में मैंने आपके आपके सामने यहाँ पे एल्कीन लिखा है, और 45 क्वेश्चन में मैंने आपके सामने यहाँ एल्काइन मेंशन किया है। होता क्या है कि एल्कीन पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जैसे हाइड्रोजनेशन में होता था। ध्यान रखना, दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं, N2H4 में जो हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, तो N2H4 में दो हाइड्रोजन है, जब एल्कीन को मिलेगा तो क्या बनेगा, R1CH2CH2R2 बन जाएगा क्या। ठीक है, 45 में देखिए, 45 में जैसा कि मैंने कहा आपको कि जब तक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है आप बाय डिफॉल्ट एक्सेस में मानेंगे। तो देखिए फर्स्ट एरो पे N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2A2 लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया है कितना है, तो आप मान सकते हैं कि जितने भी पाई बॉन्ड है सभी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। बट सेकंड में आपको लिखा हुआ है वन इक्विवेलेंस, मतलब एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। तो एल्काइन से जब एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होता है तो क्या मिलता है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सिस एल्कीन मिलता है, और यहाँ पे सिर्फ सिस फॉर्म ही मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, आपको ट्रांस एल्कीन लिखा हुआ है, ट्रांस एल्कीन का रिएक्शन N2D4 के साथ कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ D2O2। सिंपल सी बात है कि जो ट्रांस है उस पे सिन एडिशन है तो क्या मिलेगा, रेसिमिक मिलेगा गाइस। आपको पता है कि ट्रांस पे सिन एडिशन से रेसिमिक मिलता है, तो ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे उसके पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर हो गए, और ये डी और डी, ये डी कहाँ से आया, N2D4 से आया, राइट। ठीक है, और इसका मिरर इमेज भी मिलेगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 पे। ध्यान रखना, जैसा जैसा कि H2 में होता है हाइड्रोजनेशन में, कॉन्जुगेटेड डाइईन के साथ क्या होता है, दो पाई बॉन्ड रिड्यूस होके सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रह जाता है, राइट, बीच में आ जाता है। वैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखना, N2H4 जो है, N2H4 में क्या होता है मैं आपको बता दूं, N2H4 की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसकी मैकेनिज्म के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। 6 MCTs बनती है। ये जो है सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ ही 6 मेंबर रिंग बना लेता है, ये सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ ही 6 मेंबर रिंग बना लेता है, इसलिए सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो कोई सा भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा गाइज। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, कोई सा भी आप रिड्यूस कीजिए फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे तो दोनों पाई बॉन्ड डिफरेंट है, तो वही रिएक्ट करेगा जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा या जो लेस स्टेबल है। इस वाले पाई बॉन्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे मिला के टोटल इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप इस वाले पाई बॉन्ड को चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिएक्ट कौन करेगा, जो जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये रिएक्ट कर जाएगा, और ये वाला एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंस ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको पता है सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। मैं आपको बता दूं कि N2H4 या फिर जो अजीन रिडक्शन है वो सिर्फ उन्हीं पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है जो लाइक एटम के बीच में होते हैं। लाइक एटम मतलब या तो कार्बन कार्बन के बीच में हो उसको रिड्यूस करता है, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये दोनों सेम एटम के बीच में हो उसको रिड्यूस करता है, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में उसको रिड्यूस करता है। इन्हीं पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में उस पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है गाइस। ठीक है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है ये आपको मैकेनिज्म से ही समझ में आएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ शॉर्टकट ध्यान रखिए, दोनों में से सिर्फ यही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है, तो बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे आ गया CH डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि सिर्फ यही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है। तो जैसे ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, आपको पता है कि सिन एडिशन है, तो दोनों जो डी आएंगे वो ऊपर से आ सकते हैं, राइट। ठीक है, या फिर आपको पता है कि दोनों डी जो है वो नीचे से भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको इतना पता है कि दोनों डी जो है वो नीचे से भी अप्रोच कर सकते हैं। अब आपको सोचना है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो देखिए जैसे ही आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप चेक कीजिए क्या उसमें पीओएस एग्जिस्ट करता है। आप देखेंगे कि इसमें पीओएस एग्जिस्ट नहीं करता है, पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगा गाइस, इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा।
इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। फाइनल आंसर यहाँ पे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा है कितना पॉसिबल प्रोडक्ट्स, आप बोल सकते हैं 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज कैसे दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड में ड्रॉ किया गया है, आप इसको 180 डिग्री रोटेट कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो आप इसको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद कंपेयर कीजिए गाइस, तब आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है जिसमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाइड्रोजनेशन पे इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो अगर आप ये 50 क्वेश्चन समझ पाते हैं तो बहुत ही सही है। आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप किसी भी बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच।